हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। नए साल का मौका है। आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए, पूरे देश के लोगों के लिए अच्छा होगा और मुबारक होगा। आगे मैं आज बात कर रहा हूं अविनाश काकड़े जी से। अविनाश काकड़े जी से कई अहम बातें करनी है। एक तो ये कि नए साल का माहौल है, इसमें ईसाइयों के खिलाफ नफरत की बहुत सी घटनाएं होने की खबरें हैं। एक जगह तो मेरठ में चर्च को बंद करना पड़ा। ऐसा ना हो कि वहां कोई नया हंगामा हो जाए। उत्तर प्रदेश में मेरठ एक काफी अहम जिला है, दिल्ली के नजदीक। उसके अलावा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब में अनशन है। एक लीडर बहुत ही मेडिकल सिचुएशन में है और ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन सरकार कुछ भी किसानों से वादा तक भी नहीं कर रही है। किसानों का एक महापंचायत नोएडा में हुई, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। किसानों का मुद्दा जो बार बार ठंडा कर दिया जाता है, वो वापस फिर से गर्म हो रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के कुछ बयानात हैं जिस पर खुद जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं वो उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वर्गवास के बाद में जिस तरह से बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से कांग्रेस का इल्जाम है कि अपमान किया है इतने बड़े नेता का, और निगम बोध पर ले जाकर के जैसे आम लोगों का अंतिम संस्कार होता है उस तरह से हुआ। वो कुछ और चाहते थे, जमुना के किनारे पर कोई समाधि की जगह चाहते थे। वो उस पर भी एक अजीब सियासी टकराव है। ये सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। नए साल की मुबारकबाद आपको। आप बताइए कि आखिर क्या देश 2025 में भी ऐसा ही चलेगा जैसे हम नफरत के एक दौर से गुजर रहे हैं? 2025 की शुरुआत में भी कुछ ऐसे वाकयात हैं जो विचलित करने वाले। आप क्या कहते हैं इन वाकयात पर, खासतौर पर ईसाइयों के खिलाफ फिर से एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? जी, देखो ये जो नफ़रत वाली तलवार होती है, ये इसको दोनों तरफ से धार होती है। कोई एक धार वाली तलवार नहीं होती, 2 धार वाली तलवार होती है। जब ये कोई भी ये तलवार बाहर निकालता है तो उसका भी खुद का भी गला काट सकती है। और ये जब इनको लगा, मोहन भागवत जी चूँकि पूरे दुनिया में इनकी शाखाएँ हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने नफ़रत फैलाने का काम किया और ये शाखाओं पर आघात होने लगे, क्योंकि इनके 1000 इंजीनियर इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं और जगह से आते हैं, और जो इलेक्शन का कैंपेन, ईवीएम का हैकिंग, वो सारा सैबोटाइज वो सब संभालते हैं। अब उन लोगों को तकलीफ वहां होने लग गई, क्योंकि आपको बता देता हूं कि 20 लाख इंडियन है अमेरिका में, उसमें से 12 लाख ब्राह्मण है। सारी सरकारी सहूलतें लेते हुए वो वहां पहुंच गए, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मगर उसी रिजर्वेशन में वो वहां पहुंच गए, क्योंकि हिंदुस्तान से जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। वो दौर था जब एजुकेशन फ्री होता था, एजुकेशन करने वाले बच्चों को प्रमोट किया जाता था। आज वो दौर है कि अनपढ़ों को प्रमोट किया जाता है। एजुकेशन समाप्त हो गया। कुंभ मेले के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं और 36,000 स्कूल इसलिए बंद किए जाते हैं कि उसके पास में फंड नहीं है। ये दौर है और इसको हम अच्छे दिनों का दौर बोलते हैं। खैर, इसमें क्या हो गया है कि एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब जब समझ में आया मोहन भागवत जी को, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो 15 दिन पहले दूसरा स्टेटमेंट दिए थे कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जिन्होंने शादी नहीं की वो कैसे बच्चे पैदा करेंगे नहीं मालूम, मोहन भागवत जी भी उसमें हैं। तो उन्होंने बोल दिया और बाद में उनको ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व का जो है झंडा बरदार, वो तो मोदी खुद होना चाहते हैं। और मोदी जी की फितरत है, जिस डाली पर बैठते हैं उसी डाली को तोड़ते हो। तो गुजरात के डाली पर पहुंचे, वहां आरएसएस और इसके माध्यम से पहुंचे, अडवाणी जी के माध्यम से पहुंचे,
जहां जहां जिस डाली पर वो उन्होंने बैठे, उसी डाली को उन्होंने तोड़ा है, वो इनका इतिहास है। लालकृष्ण आडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की क्या हालत किया, गुजरात के पूरे आरएसएस की क्या हालत किया, गुजरात के हिंदुत्ववादी जो नेता है उनकी क्या हालत किया, प्रवीण टोगड़िया जी की क्या हालत हुई, संजय जोशी की क्या हालत हुई, मैं कई नाम गिना सकता हूँ। ये जिस डाली पर बैठते उसी को तोड़ते हैं, शेख चिल्ली है ये। गजब गजब का प्राइम मिनिस्टर ढूंढा है आपने। जी जी जी। सब लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ, गजब का प्राइम मिनिस्टर हमने ढूंढा, शेख चिल्ली को बैठा दिया हमने गजब की जगह पर। ठीक है, अब वो शेख चिल्ली देश का नियंता हो गया। अब वो उन्होंने खुद को बायोलॉजिकल क्या बोला, उन्होंने इतिहास का जो गलत तरीके से इतिहास बोलने का, हर बात हर वाक्य झूठा बोलने का इनका पूरा अभ्यास हो गया है। और एक अच्छा डिग्री वाला जो प्राइम मिनिस्टर था, उनको रेनकोट पहन के नहाने के बोलने वाले, अब ये नंगे हो गए। ये आगे के जो आपका सवाल आएगा, जब आपने बोला कि उस पर भी बात करेंगे, तो उस वक्त इसको विस्तार से बताऊंगा मैं कि क्या क्या हो गया। मतलब डेथ किसकी हुई और फ्यूनरल किसका निकल रहा है, ये बहुत विस्तार से समझने वाली बात है। डेथ तो मनमोहन सिंह जी की हुई और फ्यूनरल और किसी का निकल रहा है। तो अभी क्या हो गया है कि मुझे ये समझ में नहीं आता ये भक्तों के दिमाग में कब खुलेंगे, क्योंकि ये दादा के और पिताजी के पेंशन पे पल रहे, और ये ज्यादातर 15 साल से 24 साल तक के बच्चे हैं, और ये बच्चों में धर्म घुस गया है, और ये सारे मजहबों के लोगों में, बच्चों में घुस गया है। हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के बच्चे में भी उस एज के घुस गया है। उनको भी लगता है इस्लाम खतरे में, इनको लगता है हिंदू खतरे में, उनको लगता है ईसाई खतरे में। अब ये देश की राजनीति खतरे में है, देश का जो सिंहासनाधीश्वर है उसको खतरे में है, इसलिए ये सबको खतरे में। अब मुझे बताइए कि ईसाइयों की जनसंख्या इस देश में 2.3% है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 करोड़ ईसाई होंगे। भाई 22 करोड़ मुस्लिमों से खतरा है तुमको, 80 करोड़ हिंदुओं को, एक बार मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो गजवाए हिंद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, जनसंख्या का जिहाद करते हैं, आईएस का जिहाद करते हैं, सब जिहाद करते हैं, उनसे आपको खतरा है। मगर अब ये 2.3% जो ईसाई है, उनसे आपको क्या खतरा है? उनके सामने क्यों नाच रहे हो? और तुम वहां बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, और पूरे विश्व में हमारे जो लोग गए हुए, हिंदुस्तान के लोग गए हुए, उसमें ज्यादातर तुम्हारे ही है, ये नफरती चिंटू के ही लोग हैं। इनके बाप दादा परदादा, इनके भाई चाचा सब वहां बैठे हुए। ये अब इनके वहां जूते खाने का वक्त आ गया। मोहन भागवत को इसीलिए वो शब्द बदलने पड़े, क्योंकि उनको समझ में आ गया, विश्व गुरु तो छोड़िए, जो हमारे लोग वहां गए उनसे प्रेशर आया कि ये भैया ये हरकतें बंद करो, नहीं तो हम यहाँ असुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि अल्पसंख्यक तुम्हारे देश में सुरक्षित नहीं रहेगा तो वहां कहाँ सुरक्षित होगा। तो इन्होंने वहां हरकतें करना शुरू कर दिए, और वो जो लोग आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ फॉरेन एम्बेसी को कि जो भी चर्च के सामने आंटियां नाच रही थी, अंकल नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, इन्होंने अगर वीजा अप्लाई किए, बहुत बड़ा हुजूम है लखनऊ का, इन्होंने वीजा अप्लाई किए कि इनका रिजेक्शन होना चाहिए और बता देना चाहिए कि ब्लैक लिस्टेड हो साले तुम सब के सब हमारे देश में ब्लैक लिस्टेड हो, तुम्हारी हमारे देश में जरूरत नहीं है। ये होगा तो इनकी अकल सुधरेगी। मुसलमान देशों ने भी यही करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ रुपए का बजट जो आता है, वो मुस्लिम देशों में जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब क्लास के बच्चे काम करते हैं, जो वहां बस नहीं सकते, जो कमाई करते हैं और तुम्हारे देश में वापस भेजते हैं, हमारे इसमें 1/5 हिस्सा है उनका, हमारे बजट में उनका 1/5 हिस्सा है। जो हमारे यहाँ का फॉरेन जो ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी उनके भरोसे भरी हुई है। उन्होंने भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ जो भी मुस्लिमों के संबल जैसे मस्जिदों के सामने, अजमेर वगैरह दरगाहों के सामने जाके नाचते होंगे, इनको किसी को भी एंट्री नहीं देना चाहिए, एंट्री बैन करना चाहिए। जब तक देश दुनिया सख्ती से इनको नहीं समझाएगी, जब तक नहीं होगा। खाली मुसलमान को आतंकवादी बोलने से और मुसलमानों के प्रवेश बंद करने से नहीं होगा, इनके भी करना चाहिए, इनके भी साथ वही होना चाहिए जो बाकी लोगों के साथ में, आतंकियों के साथ में, जिहादियों के साथ में होता है, वो ही बात इनके साथ होनी चाहिए। ये मेरा कथन है। यानी जो विदेशों में लोग जाते हैं
वो उन पर वो रोक लगनी चाहिए। अगर वो यहाँ नफरत फैला रहे हैं किसी के भी खिलाफ तो उनको रोकना चाहिए, चाहे वो अमेरिका और यूरोप हो, चाहे वो अरब मुल्क हो। ये बहरहाल जी जी, आपने आपने ये एक बड़ी बात कही है। इसके इसके साथ आप ये बताइए कि अभी इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है, ये नए साल के मौके पर ईसाइयों के खिलाफ ये नफरत फैलाने का इस वक्त क्या प्लान है, क्यों है ऐसा? ये रिएक्शन है। देखो आपको बता देता हूँ, मोहन भागवत को ये एक स्वामी चक्रपाणी है, बहुत पहले फेमस था। यति यति जो है ना, वो क्या कौन सा नंद है, वो मूर्खानंद। आपका आवाज बंद हो गया। यति नरसिंहानंद। हाँ, जी। नहीं नहीं, यति मूर्खानंद। हाँ तो जैसा जी। जिस तरीके से फेमस है उसी तरीके से ये है स्वामी चक्रपाणी। ये बोल रहा है कि मोहन भागवत के बयान पर मोहन भागवत का जिहादियों का प्रभाव हो गया है। बात समझो आप, इतनी गंभीर बात बोल रहा है ये। और दूसरा एक है भारतीय वैष्णव, इनका ट्वीट है कि मोहन भागवत पगला गया है और अपने जन्म का पोल खोल रहा है। उसकी माँ का दोस्त अब्दुल था, तभी ये मोहन अपनी जात पे आ गया है। सबके सब नेता हरामी होते हैं और वोट बैंक के लोभी लंपट हरामखोर, इनको तो लात मार के हटा देना चाहिए। और उसने टैग किया है मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब ये तो बात बहुत समझिए। ये तो बहुत कमाल की बात है। मोहन भागवत एक सिंबल है हिंदुइज्म के, आरएसएस के प्रमुख हैं, और उनके खिलाफ ही हिंदुओं में ऐसी नफरत क्यों शुरू हो गई? भाई आप, मैंने पहले ही बताया, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये नफरत ये दोनों तरफ से तलवार के धार जैसे है। हाँ। तुम अगर उनको उस तरीके से रोकने का प्रयास करोगे, एक बार तुम्हारे हाथ से तीर छूट गया, रोक सकते हो? बंदूक से गोली छूट गई, रोक सकते हो? यही बोला था गांधी ने कि अगर आंख के बदले आंख वाला कानून लागू करोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। बोला था कि नहीं बोला था गांधी जी ने? हाँ। नफरत से कोई परिवार, देश, समाज नहीं चल सकता, हाँ। क्योंकि नफरत जब शुरू होती है तो वो खुद तक आ जाती है, स्वयं तक आ जाती है। जैसा अविश्वास स्वयं तक आता है, वैसी नफरत भी स्वयं तक आती है। तो व्यक्ति अपने से भी नफरत करने लग जाता है। अब वो दौर शुरू हो गया। अब जिसने इन्होंने ये खुद को झंडा बरदार कहते थे, हिंदुत्व के कर्णधार कहते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, अब उसको माँ बहन की गाली दे रहे। गाली इन्होंने ही सिखाया। मैं भाई ये नहीं बोल रहा हूँ, गाली इन्होंने ही सिखाया। मगर इनको जागतिक जो स्थिति है पूरे दुनिया के में, कांग्रेस जो अपना भारत है उसको जैसे कॉर्नर किया जाता है, सांप्रदायिक हिंसा के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है, हमारे यहाँ के नेताओं को क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है। आपको पता है अजित डोभाल से लेके अमित शाह तक सबको अलग अलग कोर्टों में बुलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में यही बात हो रही है। कई देशों में हमारे कॉन्टैक्ट, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। यह नफरत है। और ये नफरत जो फैल रही है उसका परिणाम जब भागवत को समझ में आया तो उन्होंने उनको सुधारने का प्रयास किया। मोदी तो नहीं चाहते, मोदी तो आपको पहले ही बताया कि वो है बैठे हुए पेड़, जिस पेड़ पर बैठे हुए उसको तोड़ने का उनका जो स्टाइल है, वो पेड़ पर बैठ के वो उसी पेड़ पर बैठ के वो डाल तोड़ रहे, अपनी डाल तोड़ रहे। तो ये चाहते, ये मुझे लगता है कि ऐसी हालत है कि ये पूरा बीजेपी, आरएसएस सबको समाप्त किए बिना ये नहीं मानेंगे, दोनों को समाप्त करेंगे। और ये भारत के लिए अच्छा दिन है, अच्छे दिन है की शुरुआत है कि भारत में ये ऐसे जो संगठन है, जो जिहादी संगठन, हिंदू के नाम से जिहादी करते हैं लोग, ये जिहादी संगठन समाप्त जितने जल्दी हो जाए, आपस में लड़ मरे, ये बनावटी लड़ाई ना हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लड़ाई बनावटी ना, हर वक्त जैसी ये बनावटी लड़ाई करते वैसी ना हो। ये लड़ाई इनको अंतिम छोर तक ले जाए, इनको समझ में आ जाए कि हिंदू राष्ट्र कैसा होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है और कैसे बनाओगे, ये समझ में आना चाहिए इनको। और अभी ये मुझे लगता है समझ में आ रहा है और मोदी इनको जल्दी ही समझा देंगे। अब ये भागवत जी चाह रहे हैं कि मोदी हट जाए, मोदी जी चाह रहे हैं कि भागवत हट जाए। और ऑर्गेनाइजर से लेके जितने बनाए हुए साधु संत, तथा कथित साधु संत, नफरती चिंटू, ये सब के सब मोदी के इशारे पर ही कर रहे, भागवत के ऊपर आ रहे। ये भूल जाते हैं कि इनके 119 सीटें थी और उस वक्त
आरएसएस में ठनी हुई थी बीजेपी के साथ में, और दोनों में आपस में ठनी हुई थी वाजपेयी और अडवाणी के साथ में। 2014 के बाद जैसे ये बने 2000 के आसपास, 2010-11 के आसपास ये बने भागवत, तो मोदी का नाम लेवा यहाँ कोई नहीं था। अगर नाम ले लेता कोई दिल्ली में तो लट चल जाती। जी। मगर भागवत ने ही इनको स्थापित किया, क्योंकि उनको हिंदू हृदय सम्राट चाहिए था, मुसलमानों का द्वेष करने वाला चाहिए था, मुसलमानों को मारने वाला, क्योंकि उनका तजुर्बा था, गोधरा का तजुर्बा था, गुजरात का तजुर्बा था, वो लाके बैठा दिया। अब ये भस्मासुर, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक मैथोलॉजिकल कथा है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उनको पार्वती पसंद आ गई, तो उसने शिव जी के सर पे हाथ रखने का प्रयास किया था। अब ये सब के सब एक दूसरे के सिर पे हाथ रख रहे, यानी सब एक दूसरे के लिए भस्मासुर बन रहे हैं। ये बहरहाल समझ में आ रहा है कि आरएसएस नहीं होगी तो गुप्त मीटिंगें कौन करेगा, इनके लिए कास्ट कॉम्बिनेशन कौन बनाएगा, बीजेपी फिर से 2 पे आ जाएगी तो आश्चर्य नहीं। जी। अगर ईवीएम वाली बदमाशी ना हुई तो ये एक अगर जो है वो ईवीएम बदमाशी करने के लिए भी लोग चाहिए। जो अमेरिका से आते थे ईवीएम बदमाशी करने के लिए, वो अब थ्रेट में है वहाँ। हाँ 1000 इंजीनियर है यहाँ आके जो संभालते थे अलग अलग देशों से, वही खुद थ्रेट में आ गए। वही अब मुश्किल में है। अब उन्हीं को उनको धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ किसानों के आंदोलन की तरफ। किसान आंदोलन कई बार मोदी सरकार दबा चुकी है अलग अलग तरीकों से, कभी वादा करके, कभी पुलिस के जरिए, कभी कुछ। अभी इस वक्त की क्या सूरत हाल है? एक हम किसान आंदोलन देख रहे हैं यूपी में, नोएडा में एक बड़ी महापंचायत हुई है, और एक पंजाब में अनशन का सिलसिला जारी है। क्या कुछ है? कहां तक पहुंच पाएंगे? अब क्या मांगे हैं? क्या लगता है कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा? सर, सरदार है तो असरदार है। सरदारों को तजुर्बा है सरकारों को झुकाने का। लंदन की ब्रिटिश सरकार को झुका दिया, ये सरकार तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी वो पराजित कर देंगे। सवाल ये है कि किसी पार्टी के नजर में किसान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसानों से। आप देखो कल का जो अकाली बारिश आई, उसमें लहसुन बह रहा है। कई वीडियो इसमें आ रहे हैं कि लहसुन बह के जा रहा है पूरा। लहसुन की कीमत आसमान छू रही है और किसान का लहसुन बह के जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है और उसको कोई कवर्ड करने वाला भी नहीं है। तो किसानों का कोई वजूद यहाँ मानने को तैयार नहीं है। हम इतने नालायक लोग हैं कि हम जूता खरीदते हैं पैर में डालने का, उसको एसी शोरूम में खरीदते हैं, और पेट में डालने का किसानों की सब्जी, अनाज, सब कुछ चीजें फुटपाथ से खरीदते हैं, कचड़े में से खरीदते हैं, धूल धक्कड़ में और कीचड़ में से खरीदते हैं, क्योंकि उसके उपज को हमको दाम नहीं देना है। सीधी सीधी बात है। हम लोग जो है तथाकथित, हम लोग जो है बहुत सुधारनावादी और बहुत पैसे वाले हो गए और सब कुछ हो गया है। खाने के लिए तो अनाज ही लगेगा, गोबर नहीं खा सकते। बिल्कुल। और ना तो इंडस्ट्री से निकला हुआ कोई वेस्ट खा सकते हो, या इंडस्ट्री में प्रोडक्ट किया हुआ कुछ नहीं खा सकते हो तुम। खाना तो अनाज पड़ेगा, और ये अनाज हमको उसकी कीमत नहीं देना है, इसलिए हम ये दुर्दिन किसानों के लाए हैं। अब देखिए कि एक डल्लेवाल जी किसान नेता है, 35 दिन से कैंसर पेशेंट उपोषण पे बैठा हुआ है, और कांग्रेस की नेता शैलजा के मेहरबानी पर जीत कर आया हुआ अनिल विज कह रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको शहीद करना चाहती है, डल्लेवाल जी को मारना चाहती है, क्योंकि उसको कैश करना चाहती है। अबे रोका तुमने है ना बीजेपी ने। हरियाणा से आगे बढ़ने दो, दिल्ली के बॉर्डर पर आने दो। वो मांग रहे एमएसपी, वो तो कोई पंजाब सरकार नहीं दे सकती। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है पंजाब से, मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं है, भाजपा से नहीं है, किसी से मुझे लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है कि अगर किसानों से है तो ये सच बात मुझे बोलना पड़ेगा कि अनिल विज होश में आ जा। तू एडजस्टमेंट करके जीता है। शैलजा अगर वो टिकट नहीं काटती, उस महिला का टिकट नहीं काटती जो 2 नंबर पे रही, मात्र 6-7 हजार वोटों से जीता है तू। ये कैलकुलेशन बहुत दिन नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि तुम घर में सुरक्षित नहीं रहोगे। पुलिस वाले भी उनके ही बच्चे हैं, फौज में भी उनके ही बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर वो जो बैठा था, जिनको खालिस्तानी बोला गया, हजारों जो फौजी थे वो छुट्टियां लेकर आ गए बॉर्डर के साथ में, बॉर्डर के पास में, बाप के पास में,
बोला साला मैं वहां रक्षा कर रहा हूँ, मेरा बाप अगर गद्दार है, मेरा बाप खालिस्तानी है, तो मैं भी खालिस्तानी होने को तैयार हूँ। जब इनके चूल्हे हिल गई थी पूरे, और जब इनको समझ में आया कि ऐसा हो रहा है, और आपको पता है प्रधानमंत्री हमारे कितने बहादुर है, पुलिया पे 5 मिनट रोक दिया तो जिंदा वापस लौट आया। ये बोलने वाले, टायर फूटने से घर से बाहर भागने वाले, गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री बहुत बहादुर है। इसलिए गांधी बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा बहादुर होता है, जो सबसे ज्यादा डरपोक होता है, वह सबसे ज्यादा क्रूर होता है। अपनी क्रूरता दिखा रहे। और ये इन्होंने, किसानों ने कल 140 जगह प्रदर्शन किए, 163 ट्रेनें राज्य में बंद रही, दूसरे प्रदेश की कोई बस वहां नहीं पहुंच सकी। और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि इनका उपोषण छुड़वाइए, दांव पर मत लगाइए। और उपोषण तभी छूटेगा ना जब उनकी मांग मानी जाएगी या अंशतः मानी जाएगी। उनकी दो ही तो मांगे प्रमुख है कि उनको सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दे गवर्नमेंट, कानूनन गारंटी हो, और दूसरा दिल्ली की तरफ कुछ करने दे। ये दोनों डिमांड किसके हाथ में है? ये अनिल विज को समझता नहीं है, बीजेपी को समझता नहीं है। समझता है, अगर ये सबको मूर्ख समझने लग गए आजकल। है ये ताली बजाओ से इन्होंने मूर्खों की गिनती शुरू कर दी, और ये मूर्ख समझ। अरे तुम युवाओं पर जब कावड़ लेके चलता है तो फूल बरसाते हो, और नौकरी मांगने आता है, चाहे बिहार हो चाहे प्रयाग हो, तुम इतना बेरहमी से पीटते हो कि कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं बच्चे। अभी मैं जाके आया था उत्तर प्रदेश में, 35 बच्चे अपाहिज हो गए जिंदगी भर के लिए। और क्या डिमांड कर रहे थे कि तुम्हारे लोग, तुम घुसेड़ ना सको उसमें, स्टेज वाइज लेके 3 स्टेज में और 4 स्टेज में एग्जाम लेके, ये धीरे धीरे अपने लोग वहां घुसेड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो बच्चों के ध्यान में आया, उन्होंने बोला नहीं, 1 टाइम एग्जाम होनी चाहिए। यानी नौजवान रोजी ना मांगे, रोजगार ना मांगे, सिर्फ वो धर्म के चक्कर में घूमता फिरे, मंदिरों का चक्कर लगाए, और बात बोले, ईसाइयों के ऊपर हमले करे, मस्जिदों पर हमले करे, मदरसों पर हमले करे, दूसरे को नफरत और हिकारत की नजर से देखे, यही करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि किसानों का, जहां से सब कुछ खाने पीने को मिलता है, जो अन्नदाता है, उसको इस तरह से सड़कों पर धक्के खिलाने का प्रोग्राम लगातार जारी है कई साल से। कानून वापस ले लिया, कानून वापस लगता है कि जबरदस्ती ले जाए उसको, डल्लेवाल जी को जबरदस्ती ले जाए। कौन ले जाए? आम आदमी पार्टी की सरकार ले जाए जबरदस्ती। और इनको सिर्फ पैसेज मिल जाए कि देखो हमने तो कुछ नहीं किया। जी। सियासत बड़ी अजीब चीज है, वो देश से कोई हमदर्दी नजर नहीं आ रही, ये बात बहुत ही साफ नजर आ रही है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वर्गवास पर एक अजीब सी सियासी बहस शुरू हो गई। आखिर इसका क्या नतीजा, क्या कुछ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्स जिन्होंने देश को एक नई राह दी, बिल्कुल दुनिया के लिए देश को खोला, इकोनॉमी बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने डिफाइन की, आरबीआई गवर्नर से लेकर के और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक। क्या कुछ है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखो, एक दलजीत दोसांझ है, उसने उनको, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक शेर बोला। उन्होंने बोला कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख लेती है। ठीक है ना? इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी आखिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हॉल में की थी, और वो पत्रकार थे, टूट पड़े थे उनके ऊपर, उनके सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो मनमोहन सिंह जी को, जो इकोनॉमी को, देश को नई दिशा दिया उन्होंने। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है ओपन ग्लोबल इकोनॉमी का मैं समर्थक इसलिए नहीं करता क्यों, इकोनॉमी का जो फल मिलना चाहिए था, फायदा मिलना चाहिए था, मेरे किसान भाइयों को, गरीबों को नहीं मिला। अडानी अंबानी जैसे और कुछ नेताओं, चंद नेताओं तक वो फायदा पहुंचा, उसके बाद में उसमें ब्रेक लगा दिया, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता। मगर उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त देश दिवालिया कगार पर खड़ा था, उस वक्त उन्होंने देश को संभाला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया, उनके ऊपर कितने व्यक्तिगत आरोप किए, व्यक्तिगत आरोप, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मौनी बाबा है, ये गूंगी गुड़िया है,
ये कंप्लेंट करने वाली बुढ़िया है, ये रेनकोट पहन के नहाते हैं, जी जो जी अपने जी। बाथरूम कभी नहीं झाके होंगे, अगर झाके होते तो बच्चे पैदा कर लेते, हाँ कभी नहीं झाके होंगे, उनके बाथरूम में झांकने वाले ये लोग थे। और इन्होंने, उस आदमी ने शांत रह के इस देश को न्यूक्लियर डील दिया, हाँ न्यूक्लियर पावर में मजबूत किया। ये तो हाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया। हाँ। इस आदमी ने मंगल का उपग्रह प्रक्षेपित किया, उन्हीं के इसमें हुआ। ठीक है, जिसने राइट टू फूड दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, ये सारे कानून दिए। उनके सरकार के विरोध में राइट टू, उस वक्त की लोग देखिए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन निकालते थे और लोगों को ये लगता था कि डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ रहा है हमको, कि हम सरकार को जवाब पूछ सकते, और वो जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर बाध्य है। उन्होंने 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 सवालों के जवाब दिए थे। 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस आदमी ने, हर चीज का जवाब देता था। पार्लियामेंट में कोई भी कितने भी बुरी तरीके से उनके ऊपर टूट पड़े, उन्होंने कभी भी उसके ऊपर प्रति जवाब नहीं दिया। एक अजय बग्गा करके है, अजय बग्गा, फाइनेंस मार्केट में बहुत इज्जत है इनकी। ये बोल रहे हैं कि तुम जो छोटी सी बात है, पॉपकॉर्न, बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हो, यहाँ का फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम पॉपकॉर्न के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। उसके लिए तुम्हारी काउंसिल जो है, वो काउंसिल पे चर्चा हो रही है, जो 200-300 करोड़ रुपए का मामला है मात्र, और उसके ऊपर तुम चर्चा करते हो। ये तुम देश कैसे चला रहे हो, किस तरीके से तुम्हारा देश चल रहा है। और देखो, मैं एक बात बता देता हूँ सर, देश में बहुत गजब का चल रहा है, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा आपके फिलिस्तीन के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। आपको लगता है कि यहूदी लोग बहुत अन्याय अत्याचार कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, सच भी है, मैं उसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। मगर अगर यदि यहूदी की जगह ब्राह्मण होते, आप इसको गंभीरता से समझ लेना चाहिए, जिसको भी ये वीडियो देखना है गंभीरता से समझे वो बात। अगर यहूदियों की जगह ब्राह्मण होते तो संपूर्ण फिलिस्तीन पर अपना अधिकार कैसे स्थापित करते। ब्राह्मण अपने धर्म में इस तरह बदलाव लाते हैं कि यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रहता। मतलब जैसे हिंदुओं में और ब्राह्मण धर्म में अंतर उन्होंने समाप्त कर दिया है। ब्राह्मण फिलिस्तीनियों को यह विश्वास दिला देते हैं कि यहूदी अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। और यहाँ बात कुरान में भी लिखी हुई है। ब्राह्मण फिलिस्तीन की सारी मस्जिदों में इमाम बन जाते, ब्राह्मण मुल्ला बन जाते, काजी बन जाते और कारी भी बन जाते। ब्राह्मण ही मकतब और मदरसे चलाते। इस प्रकार फिलिस्तीनी लोग धार्मिक एवं बौद्धिक रूप से निष्क्रिय हो जाते और ब्राह्मणों को अपना रहनुमा मानने लग जाते। ब्राह्मण अगर अलग अलग फिलिस्तीनियों को तनक और कुरान के अलग अलग महापुरुषों के वंशज बताते। ब्राह्मण किसी फिलिस्तीनी कबीले की माँ को अफ्रीकन लौंडी बताता, किसी कबीले की माँ को मिस्र की गुलाम बताता, किसी कबीले की माँ को बेबीलोन की देवदासी बताता। इस प्रकार फिलिस्तीनी लोग जातियों की उच्च नीचता में श्रृंखला में बढ़ जाते और आपस में एक दूसरे से घृणा करने लग जाते। ये वह आपस में लड़ने लग जाते। ब्राह्मण अन्य फिलिस्तीनियों के साथ में विवाह नहीं करते, जिसके कारण ब्राह्मणों को अपनी अलग पहचान हमेशा बनी रहती। अंत में ब्राह्मण पूरे फिलिस्तीन में इस्लाम धर्म को पूरी तरह से मिटा देते और अपनी तनक के धर्म को पूरे फिलिस्तीन का मानक धर्म बना देते। फिर फिलिस्तीन का नाम बदलकर इजराइल रख देते, यहूदी धर्म को इजराइल का राजधर्म बना देते और ब्राह्मण ही धर्म, शासन, प्रशासन, मीडिया, एकेडमिया एवं कारपोरेट चलाता। यानी इनका सिस्टम जरा अलग। एक आखिरी फिलिस्तीनी लोग खेती, पशुपालन, कारीगरी और गटर साफ करने का काम करते। फिलिस्तीनी लोग ही ब्राह्मणों को टैक्स, ब्याज और मुनाफा देते। फिलिस्तीनी लोगों के पसीने से ब्राह्मण अय्याशी करते। ये देखिए, वैसे मेरा अपना तो समझना ये है कि ये जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं ये और आरएसएस, इनका नजरिया काफी हद तक एक जैसा है। वो उनके यहाँ भी मनुस्मृति किसी तरह से है, वहां भी अश्केनाजी और अलग अलग किस्म के जो यहूदी हैं, ब्लैक और व्हाइट टंटे उन्होंने स्वीकार नहीं किए, तुम समझ लो बात। नहीं किया उन्होंने।
जी वो जी अगर कर लेते तो आपकी कौम भी नहीं दिखाई देती वहां, जी जी जी। बोलने वाला नहीं दिखाई देता। यानी वो पहले उनका मतलब आपका कहना यह है कि ये पहले उनमें घुल मिल जाते, फिर उनको खत्म करते और फिर मुल्क बनाते। यहूदियों ने ये गलती की कि पहले मुल्क बना दिया, बाद में ये सब कर रहे हाँ, हैं। जी जी नस्ल परिवर्तन कर देते जैसा कर रहे। जी चाइना जी जैसा नस्ल परिवर्तन कर देता है, अपने लोगों को लाके बसा देता है, उनका धर्म उनसे छीन के और उनको एक अलग धर्म थमा देता है, कम्युनिज्म नाम का। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। ये आपने बताया था कैप्टन विजय चौधरी ने कोई एक बात कही है, वो क्या कुछ है? वक्त हमारा खत्म हो रहा है तकरीबन। विजय चौधरी ने ये बोला पॉडकास्ट में कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 99% मुसलमान देशभक्त है, देश के प्रति वफादार है, देश के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये बात मैं मेरे हिंदुओं के लिए भी इतना प्रतिशत में नहीं बोल सकता। आपको देखा होगा आपने जगह जगह जी जो जी यहाँ के गुप्त जो सूचनाएं बाहर भेजने वाले, उसमें मुसलमान कोई नहीं, सारे बिल्कुल हिंदू, सारे बिल्कुल तथाकथित उच्च वर्णीय हिंदू है। और आपको बिल्कुल। एक बात और बता देता हूँ, ये आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, फुट फुट कर रोए मनमोहन सिंह जब मरे तब। मनमोहन सिंह ने उनको जैसी खबर मिली, क्योंकि उन्होंने वीरप्पा मोइली के सामने जब पेश हुए, और ये वीरप्पा मोइली वो जो कमेटी थी, उस कमेटी के सामने ये नोटबंदी का जब प्रस्ताव आया, तो वीरप्पा मोइली के कमेटी में इसकी जांच शुरू हुई। उस कमेटी में मनमोहन सिंह जी भी थे, और मनमोहन सिंह जी ने वहां जब वो तीसरे सवाल पर अड़ गए उर्जित पटेल, तो मनमोहन सिंह जी ने बोला उनको कि आपको जवाब अगर देना असहज लगता होगा तो मत दीजिए, आप चुप रह सकते हो, ये आपका अधिकार है। इसमें पूरे वीरप्पा मोइली से लेके सारे कमेटी के लोग डॉक्टर साहब पर चिढ़ गए थे, ये क्या बात है, आपने ही खोला, आपको ही ये किया। तो बोले मुझे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी रिजर्व बैंक की और गवर्नर की विश्वसनीयता। तो इंस्टीट्यूट क्या होती है, इंस्टीट्यूट का टूटना क्या होता है, इंस्टीट्यूट की बदनामी किस तरीके से हो गई, तो क्या होता है देश के साथ में, ये समझने वाला एक अंतिम व्यक्ति चला गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो देश सर्वोपरि जो लोग समझेंगे वो इस चीज को समझ सकते हैं। मैं समझता हूं जो घटिया सियासत करने वाले लोग हैं वो इस गहराई को नहीं समझ सकते। पाकिस्तान की वो स्कूल गर्व कर रही है, पाकिस्तान की स्कूल अपना डिप्लोमा दिखा रही है कि वो हमारे यहाँ इतने क्लास 4 जमात तक पढ़े, ये पहली क्लास से लेके उनकी मार्कशीट है। पंजाब की यूनिवर्सिटी बता रही है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी बता रही है, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी बता रही है, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी बता रही है। अगर मोदी जी का डिप्लोमा लाने के लिए, मैं यही बोल रहा था, आखिर में मैं बोलना चाहता हूँ कि उनकी डिप्लोमा सब का सब बताने के लिए पूरी दुनिया उतावली है। जी 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 जी। अनपढ़ इसकी डिग्रियां मेरे ख्याल से नए संसद भवन के नीचे दफन है। जी नहीं, वो आई थी वो, हाँ वो एक डिग्री सामने आई थी जो हाथ से लिखे हुए के जमाने की डिग्री थी, जो कंप्यूटर से छप के आई थी बिल्कुल इमरजेंसी में। वो डिग्री एक बार सामने, तो 400 BC के इसमें अंदर जाने के काबिल है इनके सारे के सारे लोग। बिल्कुल 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 400 BC ये करते हैं। और अब क्या हो गया है कि मनमोहन सिंह जी की सारी बातें सामने आ रही है। तो जो मरे थे, जिनका देहांत हुआ, वो मनमोहन सिंह मरे थे, और जनाजा लोग निकाल रहे हैं हमारे अजन्मा ईश्वर के अवतार देखेंद्र नरेंद्र मोदी जी का जनाजा लोग निकाल रहे। देख लीजिए क्या हो रहा है। उन्होंने बोला था कि मेरे बाद में इतिहास मेरा मूल्यांकन करेगा। अब इनका मूल्यांकन तो अभी हो रहा है, अभी से मूल्यांकन शुरू हो गया। जाहिर है लोग कंपेयर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एक वो प्रधानमंत्री थे, एक ये प्रधानमंत्री हैं, वो क्या थे, ये क्या है। वो ऐसे मौके पर कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, और लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अविनाश जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, देश की राजनीति पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं, और हफ्ते में एक बार हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।